तो सभी को नमस्कार। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस स्पेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल इंडिया स्पीक्स डेली पे एक ग्राउंड रिपोर्ट, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शेयर की गई थी, जिसमें स्वामी अमृतानंद की अ, और ये जो नेक्सस है, जिसमें सरकार और भ्रष्ट उद्योगपति और कुछ संघी बाबा, सरकारी बाबा, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्रकार से, उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इस नेक्सस को पूरा एक्सपोज किया गया था। और इस नेक्सस को जो एक्सपोज किया था, वो जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, वो ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो संदीप जी की थी। वो ग्राउंड रिपोर्ट पूरी तैयार जो है वो संदीप जी ने की थी। और आज इसी के कारण ट्विटर पे भी काफ़ी हलचल रही, ये काफ़ी ट्रेंड ट्रेंड हुआ। तो सबसे पहले मैं संदीप जी को इनवाइट करूंगा टू सेट द रिकॉर्ड। तो एक एक सबको बता दें ये इस विषय में कि ये विषय क्या है, कैसे शुरू हुआ, क्यों ये रिपोर्ट हुई, और उसके बाद फिर विल टेक द क्वेश्चंस। संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और ये जो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने की, उस ग्राउंड रिपोर्ट में कमल जी ने एडिटिंग के जरिए, आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री देखी है वो कमल जी ने बनाई है। तो एक जिसको लेकर अमृतानंद पहले कह रहे थे कितना करोड़ों रुपए खर्च किया गया होगा, लाखों रुपए खर्च किया होगा, तो हमारी टीम और कमल जी ने बनाई है उसको। तो हमारी पूरी टीम, हमारे साथ अमरदीप, हमारे इंडिया स्पीक्स की टीम, ये सब मिलके तो हमने बिल्कुल इन हाउस किया है और अपना पेट्रोल फूक के किया है। इस वजह से कोई भी बाहर का कॉस्ट इसमें नहीं लगा है, जो कई लोगों को गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को, मैं कई बार कहा हूं पर मैं कहानी आपको बताता हूं कि संघ और भाजपा का जो मोडस ऑपरेंडी है वो शुरू से हिंदू धर्म पर कब्जे की लड़ाई को लेकर है। और उन्होंने इस चीज को समझ लिया था, और जो डीप स्टेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट्स ने अच्छे से समझ लिया था कि भारत इतने लंबे समय गुलामी के बावजूद भारत का जो वो मूर्ति पूजक समाज जिंदा है, उस उसको उसी तरीके से घुमाना होगा। और ये डीप स्टेट प्रॉब्लम्स जो है हमारे साथ, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आपको राजा राम मोहन राय, ये हमेशा हिंदू लीडर्स खड़ा किए गए हिंदुओं को डायलूट करने के लिए, लेकिन हिंदू समझ नहीं पाया। फिर तिलक बहुत आगे बढ़ रहे थे, महात्मा गांधी को लाया गया, और उसी स्टेप में अन्य कई समाज संस्थाएं हैं जो आप सब जानते हैं। उसी स्टेप में आरएसएस का भी पदार्पण उसी स्टेप में होता है। कांग्रेस के लीडर थे हेडगेवार जी। इसलिए आप देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक इतना बड़ा संगठन होकर भी वो इन्वॉल्व नहीं होता। और 42 के आंदोलन में तो कांग्रेस का पूरा लीडरशिप जेल में था, और उनके जो हेड थे गोलवरकर जी, उनसे बार बार कहा जा रहा था कि हमें उतरने की परमिशन दीजिए, लेकिन गोलवरकर जी ने आखिरी समय तक 42 के आंदोलन में उतरने की परमिशन नहीं दी संघ को। और जब पूरा कांग्रेस लीडरशिप जेल में था तो एक संघ के पास अवसर था हिंदुओं को जागृत करके, संगठित करके, और जिन्ना उन्ना की स्थिति वो समझ रहे थे हिंदुओं को मजबूत बनाने की, ताकि जो विभाजन की लकीर खींच रहे हैं जिन्ना। 40 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो चुका है, 42 में आंदोलन की बात कर रहा हूं। तो ये शब्द आंख के सामने होते हुए भी हिंदुओं को संगठित रूप से उस आंदोलन में नहीं लगाया गया, हिंदुओं की ताकत को जो है एक संगठित रूप नहीं दिया गया। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा तो उन्होंने, भूमिगत थे जयप्रकाश नारायण, उनके साथ चिट्ठी पत्री शुरू किया, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता, हमको क्या करना चाहिए। ये बेकार की चिट्ठी पत्री हुई है, वो चिट्ठी पत्री मैंने लिखी है अपने गोलवलकर जी की किताब में। तो फिर कहा, जब जब स्वयंसेवक उबलने लगे तो कहा जिसकी जो मर्जी है वो करें, हाँ हाँ, संगठन नहीं कूदेगा। तो संगठन नहीं कूदा, तो उसमें एक दो जो पर्सनल लेवल पे जो लोग कूदे, बाद में अपने जस्टिफिकेशन के लिए उन्हीं का, उन सब का नाम इस्तेमाल करके संघ अपना चेहरा बचाने में कामयाब रहा। तो संघ हमेशा इससे कटा रहा, हिंदुओं को संगठित करने में वो चर्च की भूमिका में था हमेशा, कि जब हिंदू मरेंगे तो वहां पे हम जाएंगे और भोजन का पैकेट बांटेंगे, उनको हम आवास उपलब्ध कराएंगे, शरणार्थी शिविर में ले जाएंगे। और भारत में उनके विकास में शरणार्थी शिविर की बड़ी भूमिका रही। ये संघ के विकास की यात्रा है। पाकिस्तान से पलायन करने के बाद
जो शरणार्थी शिविर बना, जो दिल्ली बहुत बड़ा शरणार्थी एक कैंप बना, देखेंगे भाजपा या जो जनसंघ अथवा संघ, उसका विकास यात्रा दिल्ली में उस जमाने में जब कांग्रेस जीतती भी नहीं थी और उस समय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सब में भाजपा जीतती थी, तो वो शरणार्थी शिविर से यानी हिंदुओं की पीड़ा से ये पैदा हुए, भारत विभाजन की पीड़ा से ये पैदा हुए। तो इनको ये खतरा हमेशा रहा कि कोई दूसरा हिंदूवादी अगर आ गया तो वो हमें हमसे हमारे झूठेपन को दिखा देगा, और सच्चा हिंदू अगर आ गया तो वो हमारा ये जो लोमड़ी वाला शकल है वो खोल देगा। इसलिए भारत का जो प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 में, तो सबसे बड़ा जो ये जनसंघ भी था, ये सब थे, तो स्वराज पार्टी इनकी सबको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इन सबसे बड़ा दल बन गया करपात्री जी महाराज का राम राज परिषद जो है, वो 12 या 14 ऐसे सीट आया था उनका। और वहां से इनकी हुई कि ऐसे जो हुआ तो बड़ा दिक्कत होगा। और इधर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से आए थे जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, उद्योग मंत्री बने, लघु उद्योग मंत्री और खादी मंत्री ये सब, और बाद में जो छोड़े तो वो हिंदू महासभा में नहीं गए, जबकि सावरकर थे वहां, वो उन्होंने जनसंघ बनाया, तो पूरा हिंदू महासभा को इन्होंने खींच लिया इधर। तो हिंदू महासभा को खत्म किया और रामराज परिषद को खत्म किया, तो हिंदू के रूप में अपनी एक जनसंघ की पहचान क्रिएट की। उसके बाद शंकराचार्यों के विरुद्ध जो है ये दौर चला, तो 60 के बाद शंकराचार्यों के विरुद्ध नकली शंकराचार्य खड़ा करना शुरू किया, और अखाड़ों से महामंडलेश्वर, श्री श्री शंकराचार्य जैसे उपाधि दिलवाने शुरू किए इन्होंने। तो इनको ये लगा क्योंकि इन पे कोई भरोसा नहीं करेगा, इनके पास विश्वास का संकट था, इन पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था, भारत की जनता भरोसा नहीं करती थी इन पे, क्योंकि ये छले देख चुकी थी इनका छल हिंदू संगठनों को खत्म करने का। तो इन्होंने संतों को आगे किया, और संतों के जरिए जैसे जो है, मान लिया स्वरूपानंद को खत्म करना है तो एक वासुदेवानंद को खड़ा कर दो, हिंदुओं के शंकराचार्यों के धर्म सभा के अधिकार को खत्म करना है तो विश्व हिंदू परिषद को खड़ा करके धर्म सभा करवा दो उनकी। नाथ पंथ के जो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु थे दिग्विजय नाथ, उनने, सावरकर जी ने, इन लोगों ने जो राम मंदिर में मूर्ति पूजा का आरंभ कराया, तो उसको बाद में विश्व हिंदू परिषद बनाकर उसको छीन लो उस चीज को। तो वही एकम सनातन भारत को समाप्त करने के लिए किया गया, और एकम सनातन भारत को समाप्त करने के लिए कई स्तर पे काम किया गया, और हम लोग उससे जूझ रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं छुपाऊंगा, हम उससे जूझ रहे हैं। आज भी हमारी पार्टी में संघी बड़ी पैमाने में घुसे हैं, और संघियों ने इस पार्टी को इतना डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया है कि कोई इस्लामिस्ट हमें आगे से चाकू घोंप के गला काट देगा, हमारा काम खत्म। पर संघी रिश्ते रिश्ते पूरे ऑर्गेनाइजेशन को घुन की तरह खाता है और तबाह कर देता है। ऐसा तबाह करता है कि वो हमारे प्रोसेस में घुसता है। अच्छा, हम समझते हिंदू हैं, भाई साहब सही में संघ तो बेकार है, उसने हम लोगों को काम नहीं करने दिया, भाजपा बेकार है। वो ऐसे आएगा और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके पद ले लिया। अब पद लेने के बाद क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के विकास यात्रा को ठप कर देगा। ये हमारा नया एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को बता रहा हूं। नया मतलब कई राज्यों में मैं जैसे देख रहा हूं कि वो पद पे आया, अब कोई और काम करना चाह रहा है तो उसको काम करने नहीं देगा। कोई कहेगा भाई साहब ये कर लीजिए काम, तो आप अपने काम से मतलब रखें, बैठक कर लीजिए, आप अपने काम से मतलब रखें। वो अपनी पार्टी के विस्तार में अगर अध्यक्ष बन गया तो वो महासचिव नहीं बनाएगा, वो महासचिव बना दिया तो महासचिव से लड़ेगा, वो महासचिव को बैठक करने से रोक देगा। यदि कोई महासचिव है तो वो अध्यक्ष से लड़ेगा, अगर संघ से आया हुआ महासचिव है तो अध्यक्ष से लड़ेगा। यदि कोई सचिव है तो वो गाली, मतलब वो पूरा ऐसे उलझाता है चीजों को कि जिसका मतलब हमें आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से खत्म करते हैं। और इसीलिए आपको पार्टी में शुरू में लगा होगा, हम केंद्रीय, और आप लोगों को लगता होगा कोई भी पार्टी में डिसीजन एक व्यक्ति नहीं लेता है, साफ बता दूं आपको। हमारी पार्टी की कोर कमेटी है, और इसीलिए हमने कोर कमेटी को अब तक सुरक्षित रखा हुआ है। कोर कमेटी में जो हम नहीं घुसने दे रहे हैं ना, वो इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। क्योंकि कोर कमेटी में घुस के पार्टी का पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ना, फंडिंग को तोड़ना, कौन लोग मिलने आ रहा है। जैसे आप इसको उदाहरण समझिए कि प्रशांत किशोर समझिए, अब आप किसी पार्टी में भाजपा से टूट के गए, तो
कोई भी ममता, लालू, मुलायम, वो आपको कोर कमेटी में नहीं शामिल करेगा, यानी पॉलिसी मेकिंग में नहीं शामिल करेगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर लड़के गए अमित शाह से, तो हर पार्टी के वो कोर कमेटी में शामिल हुए। पर हैं वो अमित शाह के आदमी। इसकी पुष्टि यूं ही हुई कि जब जदयू उसको नहीं ले रहा था, और ये बयान है बाकायदा एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में नीतीश कुमार का, और मैं बहुत पहले से कहता था, बाद में ये इस बयान की पुष्टि भी हुई और बाद में फिर ये स्पष्ट हुआ। तो प्रशांत किशोर को भाजपा से निकाला गया और प्रशांत किशोर को गाली गलौज कराया गया और बाद में घुसाया गया। जब नहीं ले रहे थे तो उसकी पैरवी के लिए अमित शाह ने फोन किया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो जानते भी नहीं थे, 2-2 बार अमित शाह फोन कर रहे हैं तो क्या बात है। अरुण जेटली ने फोन किया, तो प्रशांत किशोर को घुसवाया गया अन्य पार्टियों में, कोर कमेटी में, डिसीजन मेकिंग बॉडी में। और उसके बाद वो पार्टियों का देखिए कि उसने क्या क्या किया। कहीं जैसे उसका जीत जहां मिला वहां पार्टी तोड़वा दिया, जहां हुआ उसकी पूरी स्ट्रेटजी को भाजपा को लीक किया, तो जहां 5 सीट थी भाजपा की वहां 70 सीट हो गई। स्ट्रेटजी में घुसा रहा। तो यही काम ये लोग कोर कमेटी में करना चाहते थे घुसकर। इसलिए आप जो कई निकाले गए आप देखोगे, उनको कोर कमेटी से हमने दूर रहा। कोर कमेटी हमने बहुत धीरे धीरे बढ़ाए और धीरे धीरे बढ़ा के अभी 22-23 लोगों की कोर कमेटी है। एग्जैक्ट नंबर आपको कमल जी बता देंगे। बड़ा ही छान छान के हम लेके आए, छान छान के लेके आए और प्रयास किया कि जिनका बैकग्राउंड संघ से ना हो, इस्लाम से ना हो, ईसाई से ना हो, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड ना हो संघ से, तो इस तरह से हम लेकर आए हैं। अब उस कोर कमेटी में नहीं घुसने की हताशा, डिप्रेशन, वो उनको गाली गलौज, साजिश करने, पार्टी तोड़ने, गुटबंदी करने, और यह भी आपको भविष्य में और दिखेगा, क्योंकि धीरे धीरे हम पहचान कर रहे हैं। हम भी तो, मैं जर्नलिस्ट, अंकुर जी वकील, हम भी तो संघियों के बाहरी पहलू को ही समझ पा रहे थे, आंतरिक पहलू तो समझ नहीं पा रहे थे। तो ये अमृतानंद बाबा का भी यही काम था, ये कोर कमेटी में आना चाहते थे। और जिस दिन हमारी बैठक हुई 18 जून की, वो उस बैठक में नहीं आने पे, अब आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, आपके मन में अगर कुछ है तो आपको संशय होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे मन में नहीं था, हमने कहा कि यार हमारी पार्टी की बैठक है, इनको बाहरी आदमी को क्यों बुलाए हैं, ये कोई पद पे तो है नहीं। पर चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको लगा हमें तो आज से काट दिया, ये आज से अलग कर दिया, ये तो प्लान से आए थे। और ये प्लान से यही नहीं आए, जितने भी 5-4 गुरु हैं उन्होंने बड़े बड़े काम किए, हरिद्वार में, वृंदावन में, बरसाना में जो काम किए, मथुरा में बड़े बड़े काम किए, उन सबको खत्म करवाया गया। तो ऐसे एक अमृतानंद नहीं, आप सोचिए संघ ने ऐसे कितने अमृतानंद खड़ा कर दिए हैं कि आप ये जो बड़े बड़े दिनारी बाबा देखते हो, जो हिंदू धर्म के मूल कैरेक्टर को ही खत्म करके कहता है इफ योगा इज हिंदू देन जो है ऐसे इस तरह का भाषण देता है। तो ऐसे ऐसे दिनारी बाबा आप देखोगे, पहले ये जो यूपीए 11-12 में कितने सारे बाबाओं के आंदोलन चल रहे थे, अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में श्री श्री का टीम पूरा गिटार बजाती थी, अब कहां गए वो सारे आंदोलन। तो वो बड़े तरीके से संघ काम करती है। अन्ना के मूवमेंट को भी संघ ने खड़ा किया था, और मेरे आंखों के सामने है, केजरीवाल को सोनिया ने आगे भेजा था, खाने का पूरा स्टॉल संघ, पानी का स्टॉल संघ, सब कुछ संघ। तो ये इतना तरीके से घुसते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे, ये आपके हितैषी बनकर घुसते हैं। यही काम ही हुआ। तो एक अमृतानंद नहीं है, ऐसे बहुत सारे अमृतानंद है। तो वो अमृतानंद ने कितने, अब जैसे बंसीवट आश्रम बाबा को 10 साल पहले ये गायब कर चुके, वो बंसीवट बाबा जिनके कारण वृंदावन हरा भरा है, एक एक पेड़ बनाए। अमृतानंद ने दावा कर दिया कि वो पेड़ तो हमने लगाए, पर वहां के लोग कहते हैं एक पेड़ नहीं लगाए। उनका इतना नाम था बंसीवट बाबा का, वो संघ वंग के लिए चुनौती थे, उनको गायब। अब वो कह 10 साल से गायब हैं, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मार दिया या क्या किया। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में सर्च करिए, योगी के आने के बाद 17 से बाद अभी तक बड़े बड़े, अयोध्या से लेके प्रयागराज देखोगे, बड़े बड़े संत मारे गए, महंत मारे गए हैं, उनके शिष्यों ने मारे हैं महंत पर गद्दी पर कब्जा करने के लिए। बड़े पैमाने पर वो सब संत जो संघ को सर्टिफाई नहीं करते या उससे अलग अपनी एक दुनिया चलाते हैं, उनको वो साफ हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। वो या तो उनकी जमीन छीनी गई है, उनके मठ उजारे गए हैं। आप देख लीजिए पुरी के शंकराचार्य जी, कितना जमीन उनके उड़ीसा सरकार ने गायब किए हैं।
आपको मठ मठ के आसपास पूरा इंक्रोचमेंट उनका भर दिया है। तो ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये धर्म पे, हिंदू धर्म पे एकाधिकार बनाए रखें। तो अमृतानंद जी को पहले वो 4-5 बाबा के साथ तो हुआ ही बहुत बुरा, उनको तो क्या ही, वही ऑपरेशन चलाया गया अमृतानंद का के साथ यति महाराज का, क्योंकि यति का एक चेहरा बड़ा उठ रहा था हिंदू धर्म में। तो आप ध्यान से देखिए कि हरिद्वार में धर्म संसद होता है, अब मेन आयोजक कौन है? अमृतानंद। मंच पर है यति और मंच पर है वसीम रिजवी, गिरफ्तार होते हैं यति और वसीम रिजवी। अमृतानंद को सरकार छूती भी नहीं। उत्तराखंड में सरकार किसकी है? भाजपा की। और अगर आप अश्विनी वाला मूवमेंट देखें दिल्ली में, तो मंच पे से अश्विनी जा चुके हैं, बाद में किसी ने कुछ कुछ बोला, लेकिन गिरफ्तार घर से अश्विनी को उठाया गया। क्यों? क्योंकि तुम आयोजक थे, और धर्म संसद में आयोजक था अमृतानंद, उसको गायब किया गया। मतलब उसको कोई नहीं काम, मतलब उसको कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, गिरफ्तारी की गई आपको यति जी को। तो यति जी के बीच में लाया गया और यति को डिस्ट्रॉय, यति का मैं पर्सनली, आज भी मेरी बात हुई उनसे, रेगुलर बात होती है मेरी, यति का आर्थिक तंत्र ही खत्म कर दिया। जो लोग भी उनको फंड करते थे उन सबकी इंफॉर्मेशन निकाली। अच्छा, यति अपना बैंक वैंक खुद हैंडल नहीं कर पाते यति के नाम, तो ये सब किया इन्होंने। जो लोग भी उन सब के साथ अपने सांठ गांठ बढ़ाए, उनको पूरा डिस्ट्रॉय किया, वो किया, और फिर वो वहां पहुंचे। अब एकम सनातन भारत दल का गठन हुआ, सनातन धर्म, तो ये शुरू से उसमें जुड़ गए हमारी सहायता के लिए, ये करने के लिए सब हमने फंड पैसे दे के करवाए। इन्होंने सिर्फ एक कैटरर हमें ठीक कर दिया था बस, हमारे अपने पैसे हैं, वो मैंने बिल दिखाए। तो ये उसमें घुसे, और एकम सनातन को पहले दिन से संघ भाजपा डिस्ट्रॉय करना चाहती है। अमृतानंद जी का संघ के एक बड़े नेता से पर्सनल रिलेशन है, ये कई बार आपको कहें, उनका रिलेशन कृष्ण गोपाल जी के साथ पर्सनल है। अब आपको ये अब स्पष्ट हो जाएगा, चीजें समझ में आने लगी। वो खुद ही कई बार बता चुके हैं, लेकिन अपने बड़बोलेपन में। तो वो फिर एकम का, तो एकम की जब 18 जून की बैठक हुई तो वहां नहीं, तो वहां से इनके मन में आया चुड़की दाढ़ी में चिनका वाली बात कि हमको साइड तो नहीं कर दिया, से हमारा फोन उठाना बंद, यानी अपनी नाराजगी दिखाने लगे ताकि हम इनको कोई पद जल्दी ऑफर कर दें, पद ऑफर कर दें। तो हमने पद जो है वो ऑफर तो किया नहीं उनको। तो ये था कि अमृतानंद जो है उसके बाद जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने हमसे दूरी बनाना शुरू किया कि हम एक नाराजगी हम उनको मनाने जाएं और उनको कमिटी में हम लें, कमिटी में लें। तो अच्छा, हमारे दिमाग में नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चालाक हूं, सातिर हूं, नहीं लिया, अपने आप को हीरो बनाऊं, ना 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 ना, ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि संत को क्या पोस्ट देंगे हम, ये हमारे दिमाग में नहीं आया। लेकिन अब इसको कड़ी को जोड़ते हैं, बाद में हमने एक संत प्रकोष्ठ का गठन किया, उसमें स्वामी दामोदराचार्य जी को हमने बनाया। वहां से अमृतानंद बौखलाकर गाली गलौज करना शुरू किए, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पूरे स्थिति को अब तो डायलूट हो गया, अब तो एक संत आ गया, अब तो हमारा धंधा गया। वहां से इन्होंने गाली गलौज, झूठ पहले बोला कि हमारे साथ बैठक हुई एकम के लोगों की, और उन्होंने कहा सपा को जिताना है, बसपा को जिताना है। अरे सपा के साथ तो भाजपा खड़ी है भाई, बसपा के साथ भाजपा खड़ी है। मेरे कैरेक्टर को लोग सब जानता है कि मैं तो अकेला भी चलने वाला हूं, लेकिन शुद्ध सनातन लेके चलता हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि किसने कहा, तो कोई जवाब नहीं, फोन करे फोन नहीं उठाए, मैसेज करे मैसेज न दे। फिर झूठ बोलना शुरू किया कि 1 लाख रुपए लिया, फिर फोन करे मैसेज नहीं, फिर मैंने जवाब दिया। उसके बाद कि ईएसबी का पप्पू है, क्योंकि मैं ही जवाब देता था और इसलिए ईएसबी का पप्पू है। फिर वो गाली, सप्त संकल्प चुराए। अब बताओ, संविधान का कि अनुच्छेद 27, 28, 30, ये तो हर हिंदू की अपनी पीड़ा है। जिस आदमी को हिंदू का पता ही नहीं है उसको तो लगेगा चोरी किया, पर हर हिंदू का मुद्दा तो वही है। चाहे वो आनंद रंगनाथन ने किताब लिखी हो तो वही मुद्दा, चाहे हमारे सब संकल्प में है वही मुद्दा, चाहे कोई पीआईएल लगा है वही मुद्दा, क्योंकि हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं पे कब्जा, वक्फ बोर्ड, ये सब हिंदुओं के मुद्दे हैं। फिर उसको जो है, और उसमें उसका साथ देता है एक वो जो लिबरल डोजे था रितेश झा, जो क्रिमिनल है, खुद उस पर क्रिमिनल चार्ज है, पुलिस से मार खाया हुआ है और अपराधी प्रवृत्ति का है।
और दोनों भगोड़ा वाले काम करते हैं, वो उनको मिलके दोनों भगोड़े। और रितेश झा भी शुरू में पार्टी के उसमें आया था आईटी का काम पकड़ने, तो आईटी का काम हार्दिक को दिया गया था, तो उसको मिला नहीं तो ये गाली गलौज पे उतर आया आईटी में अपने काम देखने। फिर जब गाली गलौज बहुत किया तो उसका फिर एफआईआर हमने बाहर कर दिया कि तो क्रिमिनल है, इसको हम कैसे आईटी का काम देते हुए, क्रिमिनल को कैसे दे दें। तो उसके बाद उनके साथ मिलकर अमृतानंद जी ने ये पूरा करने लगे। जब करने लगे तो हमें लगा कि बात तो कुछ है भाई, ऐसे नहीं हो सकता बेमतलब का। उसी खोज में हम लोग गए, और जब आप खोजते हो तो परमात्मा राह दिखाते हैं, तो उस खोज में हमको फिर हमने हरिद्वार से लेकर पूरा छानना शुरू किया, तो चौंकाने वाले तथ्य मिले। तथ्य नंबर 1, किनका रिश्ता संघ में सबसे पावरफुल लोगों में से एक कृष्ण गोपाल जी के साथ है गहरा। ये 40 साल से संघी के साथ रहे, संघ रहे, गौ का काम करते रहे। ये जिस जिस गांव में गए, जहां जहां गौशाला स्थापित की, वहां में गया, गौशाला का क्या करते हैं, ये ट्रस्ट बनाया। तो गांव वालों से कहा कि गाय के लिए जमीन लेना है, गाय के लिए जमीन लेना है, तो गांव वालों ने, अच्छा सीधे साधे राजस्थान उत्तर प्रदेश बरसाना के लोग सीधे साधे हैं, तो उन्होंने गौशाला के लिए जमीन मान ले 1 लाख रुपए एकड़ पे दे दी। तो आदमी ने अपने ट्रस्ट में नहीं लिया, अपने पर्सनल नाम से उसको रजिस्टर्ड करवा दिया, और जो इंडस्ट्रिस्ट का पैसा लगा है उस इंडस्ट्रिस्ट के बेटे बेटियों के नाम करवा दिया, ट्रस्ट के नाम नहीं करवाया। और गांव वालों से कहा, ये सब आपको आगे वीडियो में मिलेगा, कि तुम लोग गांव के लिए सेवा दो, और गांव वालों को 2-2, 3-3 हजार में रख लिया कि सेवा दो, और खुद पैसे कमाता रहा। जब गांव वालों को पता चला, और वहीं आसपास 2 गांव में इसने गौशाला खोले, पैसा उनका नाम नहीं लूंगा, इंडस्ट्री से आगरा के, तो उनका पैसा लगवाया। दूसरे गौशाला में उसने क्या किया कि अपने नाम से जमीन लिया, फिर कहा यहां गौशाला खोलेंगे, और गौशाला खोल दिया ग्राम सभा की जमीन पर। अब वो अवैध हुआ, वहां धंधा किया। जब गांव वालों को पता चला तो वहां गौशाला बेच दिया, वहां भी पैसा कमाया। जमीन अपने नाम पर था, इसके इंडस्ट्रीज के बेटे बेटियों के नाम पे था। वहां पर इसने गत्ता की फैक्ट्री भी लगवाई। इंडस्ट्री, इतना पैसा इसके पास था कि इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर गत्ता की फैक्ट्री भी लगवाई। ये से बड़ा भी धंधा किया इसने। और जब गांव वालों को पता चला, दौड़ाने लगे, तो गांव वालों से उसके बाद वो वहां से भागा, पूरा भागा। उसके बाद फिर इसने 2013 मोदी सरकार आने से ठीक पहले क्या किया कि बरसाने में अपने ये जो बाबा हैं बंसीबट बाबा, वो पेड़ लगवा रहे थे, तो उनको पेड़ आदि के नाम पे सारा उन्होंने लगवाया, बिना प्रचार उचार के सब काम किए वो बाबा जो हैं, और यंग ही थे वो भी, अपना उनके साथ रह रहा कि मैंने पेड़ लगवाया, और एनजीटी में केस डाला। वो केस पेंडिंग पर आ रहा। ये केस खुला कब, जब यूपी में भी भाजपा सरकार आ गई और केंद्र में भी भाजपा सरकार। केस खुला तब, यानी 2017 में, जब यूपी में भाजपा आई। लगाया 13 में, कोई काम नहीं हुआ एनजीटी में, लगाए रखा अपना, लोगों को डरा के एनजीटी में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, असुली चलता रहा। पर खुला 17 में, और 17 में इसने गोवर्धन की जो परिक्रमा है, और भगवान, मैं अमृतानंद को धन्यवाद दूंगा, इसी बहाने मेरा गोवर्धन का परिक्रमा हो गया। मैं सोचता ही रहता था, पर मेरी परिक्रमा हो गई 21 किलोमीटर की। तो गोवर्धन की 21 किलोमीटर परिक्रमा में इसने एक प्रोजेक्ट बनवाया राजस्थान के इंडस्ट्रिस्ट से, आर्किटेक्ट है जिसका नाम है अनूप भरतरिया, और जो कई तरह के फ्रॉड में फंसा हुआ, ईडी सीबीआई दोनों के चार्जशीट है उस पे, वो बैंक घोटाले में फंसा हुआ है, करोड़ों अरबों के बैंक घोटाले में जांच सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उसको फटकार लग चुकी है। तो वो करप्ट बिजनेसमैन, उसका स्कैम ऑफ अनूप भरतिया सर्च कीजिए, आपको सारा मिल जाएगा कि कई स्कैम कर रखा है। लेकिन क्योंकि भाजपा सरकार में नजदीक है, इसलिए वो बचा हुआ है अभी तक। कभी पहले वो कांग्रेस के समय, कांग्रेस का जो शिव कुमार है कर्नाटका में, जो अध्यक्ष हैं कर्नाटका में, उसके करीब था, सत्ता बदलते हुए भाजपा ही हो गया करप्ट बिजनेस में, इसलिए बचा है। अब उसका वहां पूरे परिक्रमा परिसर में जो 21 किलोमीटर की है, वहां होटल, मॉल, जिम, ये जो जिस तरह काशी का विनाश किया, उस विनाश का एक प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट को अब अनूप भरतरिया
ने अमृतानंद को कहा, अमृतानंद की पहुंच देखिए कृष्ण गोपाल आदि के जरिए कि वो चल गया यूपी में। तब मोदी सरकार के मंत्री थे महेश शर्मा, उनके यहाँ गया। यूपी में तब थे वो उप मुख्यमंत्री मौर्य, उनके यहाँ गया, और पूरा कैबिनेट बैठा। और आप इस आनंद गोपाल दास का और अमृतानंद और धनानंद का पहुंच देखिए, पूरी कैबिनेट इसका वो पास करने के लिए बैठी। वहां बिजली मंत्री बैठा है, वहां कौन कौन पूरा ब्यूरोक्रेसी बैठी है। और यही ब्यूरोक्रेसी, यही ग्रुप इसको छोड़ के वो जो हमारे कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो ब्रज का विनाश करना चाहता है, जो कल हाईकोर्ट में भी एक लगाया गया है, यही ग्रुप वहां वाला भी पास किया है। वो दूसरा पास किया हुआ है, यही ग्रुप वहां भी पास किया है तोड़ने के लिए। तो वहां से इसने पास कराए, और पास कराने के बाद ये काम एनजीटी से कराया गया। और एनजीटी के जज का भ्रष्टाचार आपको उसमें दिखाई है, बताया गया है डॉक्यूमेंट्री में। एनजीटी ने कहा यहां कोई काम नहीं होगा, यानी आम लोगों के घर वर तोड़ो। और एनजीटी कोई काम नहीं होगा, लेकिन गोवर्धन पर्वत पे सरकार शौचालय बनवा रही है, अपने कार्यालय बन, सरकार करेगी, बाकी नहीं कर सकता कोई। और वहां एक ब्रज फाउंडेशन था जिसके कुंडों का आपको सेकंड में दिखेगा, जो बजबजाती नालियां बन गई थी कुंड, उसको इतना सुंदर कि वहां लोग ध्यान लगाते हैं। एक बाबा बाबा हमको मिले, उसका वीडियो आपको आएगा अगले एपिसोड में। वो रो पड़े कि यहाँ हम ध्यान ध्यान, उसको तालाब नहीं बोल सकते, कुंड। वो पूरे जिंदगी वहां पर लोग चक्कर काटते रहते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा, चक्कर काटते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। कोई भोजन दे देता है, कोई चलते रहते हैं, वहीं सो जाते हैं। इतनी आस्था है सबकी। उस कुंड को इसने फिर से खत्म करवाया, क्योंकि वो सब खत्म हो गया, वो लैंड कब्जा हो जाएगा, फिर अनुभवतया का प्रोजेक्ट बन जाएगा। पर जो जनता उतरी क्रोध में, उसके कारण उस प्रोजेक्ट को तत्काल रोकना पड़ा, नहीं तो भाजपा सरकार के लिए मुश्किल हो जाती। क्योंकि 17 के बाद 19 का चुनाव था, तो एक साल तोड़ा पूरा, तो 17 से 18 हुआ पूरा, 19 में चुनाव था तो रोक दिया। ऐसे काम कर, चुनाव देख देख के ये कालनेमी, सारे ये कालनेमी है पूरे, ये लोग रोक दिया। उसके बाद तो ये हो गया। अब वो बाबा वहां दिन में नहीं जा सकता, पुलिस प्रोटेक्शन में जाता है, आप देख लीजिए। और पुलिस को लेकर गया था तुरवाने, यही बाबा को आगे किया गया था। इतना निकृष्ट व्यक्ति कि मुझे भी शर्म आती है कि कुछ दिन मैं इसके साथ, हम अपनी पार्टी में मेरे आया, कुछ बातचीत करता रहा, ये सब चीजें। और हरिद्वार में भी जो उसका आश्रम है 72 लाख का, पता नहीं कितने लाख का, सुनने में आया वो भी स्टेल है, वो भी गंगा के पेट में बन रहा था। मतलब गंगा के किनारे जो एक कॉलोनी, अवैध कॉलोनी आदि काटी जाती है, उसमें उसमें जाके खरीदा है उसने। तो वहां वो रुक गया जो है। उसके बाद जब वो रुक गया तो फिर वो हरिद्वार भागा। तो इतने फ्रॉड के केस हैं, जमीन घोटाले इतने हैं। हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ नोटिस जारी किया, जो आपको दिखाया गया होगा इसमें। वन क्षेत्र के कब्जा, ये भू माफिया की तरह काम करता है संघ के साथ मिलके। और सब जो संघ के बाहर के बाबा है उनको खत्म करना, उन जो संघ के बाहर के आश्रम उनको खत्म करना, महंतों को खत्म करना। वहां यति तक आया। अब हम लोगों पे लग गया था, पर हम पे तो भगवान विष्णु की कृपा है, मैं तो पूरा मानता हूं। हम तो इतनी चालाकी से नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा है कि खुद ही कालने में एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये हो गया एक्सपोज। ऐसे ही अभी संघी बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग हमारे पार्टी में हैं, और हम इसकी पहचान में लगे हुए हैं बड़े पैमाने पे। अब आप देखिए, इसमें इसने एक दिन अभी ऑडियो जारी करवाया, हमारे पूर्व जो आईटी हेड था हार्दिक, उसके जरिए करवाया। हमारे महिला पदाधिकारी पे हमला, हम लोगों पे हमला, हम पे हमला। अरे मैं तो अपने परिवार के साथ हमेशा, मेरी धर्म पत्नी हमेशा मेरे साथ चलती है। मेरी पार्टी के दफ्तर आइए, लोग पत्नियों के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। तो हम तो पूरा परिवार, हम तो संघियों की तरह तो है नहीं कि परिवार नहीं बसाएं और समलैंगिक होते रहें। हम तो परिवार वाले लोग हैं। तो हम तो हम पे तो कोई भी आरोप लगाओगे असर होने वाला नहीं है। हमारी तो पत्नी साथ रहती है, सब रहता है। तो जो आरोप लगाया, उस हार्दिक का केस सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर जी के पास आया, और एक लव जिहाद की लड़की ने उस पर आरोप लगाया था कि लव जिहाद के नाम पर, उस लड़की के नाम पर इसने फंड सोशल मीडिया पे इकट्ठे किए, और करीब 1 लाख रुपए उसको मतलब उससे पैसे ले लिया। और बाद में कहने लगा कि तुम इसका सही उपयोग नहीं करो रही हो, इसलिए हम नहीं देंगे। अब पैसे उसके नाम पे इकट्ठा किए तो दे दो।
तो ये अंकुर जी ने उससे पूछताछ की, मुझे पता भी नहीं था, अंकुर जी ने पूछताछ की तो उन्होंने पाया ये ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये उस लड़की के साथ अभद्रता कर रहा है, और पार्टी के महिलाओं ने भी शिकायत किया कि महिलाओं के साथ भी अभद्रता करता है जब कोई पूछता है। तो सारी महिलाओं ने मिलकर अंकुर जी को इसकी शिकायत की। तो अंकुर जी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि मुझे इसका केस का कुछ पता है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, इसको हम थोड़ी दिन संट कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ आरोप पे कैसे निकालें, मेरे हाथ में कुछ आ जाए हम लोगों के हाथ में। तो आपको ध्यान होगा 5 अगस्त के बाद से मैंने आईटी सेल ही भंग कर दिया, आईटी सेल ही भंग कर दिया, क्योंकि सारी महिलाओं की शिकायत थी कि वो महिलाओं से अभद्रता करता है। और उस जो लव जिहाद की लड़की थी उसके खिलाफ केस दर्ज करवाने ये थाने पहुंची, वो लड़की, वो जम्मू कश्मीर की ही, शायद जम्मू की ही लड़की है, थाने पहुंची, इसलिए उसको संट करते मैंने आईटी विंग ही भंग कर दिया, महिलाओं के सम्मान को देखते हुए। वो आदमी आज हम पे आरोप लगाता है कि ऑफिस में, हर ऑफिस में महिला काम करती है, लड़की काम करती है, इसमें क्या गुनाह है? और हमारे ऑफिस में तो पत्नियां सब, और सब वॉलेंट्रियली काम कर रही है, सब वॉलेंट्री काम कर रही, कोई पैसे नहीं ले रहा, कोई भी, सब वॉलेंटियर काम कर रहे हैं। हमारे अपने मन में आए किसी को कोई जो है वहां जो चाय पानी खाने, क्योंकि हमारे छोटी पार्टी, हमारे पास फंड नहीं है। कई लोगों को लगता है कि फंड नहीं है, जो हिंदू थोड़े बहुत भेज देते वही फंड है, हमें कोई भी बिजनेसमैन नहीं देगा, कॉर्पोरेट नहीं देगा, विदेशी फंड आ नहीं सकते, तो हमें कौन देगा फंड? तो हम अपना करके कर रहे हैं। पर इन लोगों को लगा ऑफिस क्यों बनाया? अब बड़ी पार्टी है तो बड़ा ही सोचूंगा ना, बड़ा ही ऑफिस बनाऊंगा मैं, छोटा तो पान की गुमती बना के मैं सनातन का काम नहीं कर सकता। हम तो राजा राम और कृष्ण के वंशज हैं, जिन्होंने ऐश्वर्य और स्वर्ग से रहे, तो पार्टी बड़ा किया ताकि जो लोग मिलने आते हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है पार्टी का, कि पार्टी किस तरह का है। ये लोग ऐसा छोटा मोटा कोई पार्टी नहीं बनाए हैं, कई लोग मिलने आते हैं, बैठकें होती है, तो पार्टी बड़ा बनाया, उसकी भी मिर्ची लगी थी इनको। तो उसका ऑडियो जो है वो किया मैंने, मुझे लोगों ने बताया, मैंने कहा मुझ पर क्या असर पड़ता है, जिसको खुद महिला ने एक आरोप लगा रखा है लव जिहाद का, खुद पार्टी की महिलाएं उसके खिलाफ इतनी शिकायत कर चुकी है, उसमें उसको एक तरह से हमने उसको निकाला नहीं पार्टी से, हमने उसको आईटी विंग ही भंग कर दिया कि भैया आईटी विंग तुम्हारा भंग रहेगा जब तक कि तुम्हारे ये केस नहीं खत्म होते, उस महिला से सुलह नहीं करते, महिला के सम्मान के लिए ये काम हमने किया। लेकिन अब वो अपने फ्रस्ट्रेशन में ये कर रहा है, तो उसको नोटिस भेज दिया गया पार्टी से, जवाब अभी तक नहीं आया, उसको भी निकाल दिया जाएगा। ये हमारी कमेटी बैठेगी और कमेटी ने यह निर्णय लिया है, क्योंकि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं हो जाएगी, और अपने स्वार्थ में बेबुनियाद और महिला पदाधिकारी पे हमला ये बर्दाश्त से बाहर है, बिल्कुल बाहर है, तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही हार्दिक पे और बाबा अमृतानंद दोनों पे कानूनी कार्रवाई होगी। अभी कानूनी नोटिस जा रहा है, उसके बाद इन पर एफआईआर भी करवाया जाएगा, ताकि ये जो संघ साजिश रचता है हम लोगों के खिलाफ, वो अब हम कोर्ट कचहरी से ही लड़ेंगे। अब देखेंगे इनके खिलाफ जो ये कितने इनके, ठीक है, हम पीस रहे हैं तो हम भी पीसेंगे, तुमको भी पीसेंगे। तो हम इसके खिलाफ कानूनी नोटिस भी हमारे वकील तैयार कर रहे हैं, वो भी हम भेजेंगे। और ये एक्सपोज भी हमने किया, और अब मुझे दुख हुआ ये बात का कि जिस हार्दिक को हम लोगों ने इतने आरोप के बाद बचाए रखा, वो हार्दिक इतना नमक हराम निकला। ये शब्द है मेरे बड़े हार्ड, नमक हराम निकला। खुद के घर में 2-2 बेटियों का पिता होते हुए हमारे पार्टी के महिला पदाधिकारी लड़की महिला पे आरोप लगा रहा है, शर्म नाम की चीज नहीं उसके अंदर। वो क्या अपने बेटियों से, पत्नी से नजर मिला पाएगा कभी? इतना गिरा हुआ चरित्र, और लव जिहाद की महिला से पैसा खा के, और फिर अमृतानंद के साथ। तो आप अमृतानंद के साथ देखो किसके किसके गठजोड़ हैं। उस पर वो सतीश गया, जो पहले दिन से चाहता था मुझे सैलरी दो, सैलरी दो, नहीं तो काम नहीं करूंगा। मैंने कहा भैया तुमको पैसा देकर तो नेता आज तक किसी पार्टी ने बताया नहीं, कर्मचारी बन के ऑफिस में रहो तो मिल जाएगी सैलरी। पूरे उसने कर्नाटक के चीजों को भंग कर देना चाहा, एक बैठक नहीं किया उसने कर्नाटक में, एक मेंबरशिप नहीं चलाया। आज उसको हटाने के बाद कर्नाटक बहुत अच्छा काम कर रहा है। दिल्ली से धर्मेंद्र जो है वो सुधांशु त्रिवेदी का मित्र था, तो वो हटाया गया। उसने अपने ज्योतिष का माया जाल फैला के और मुझे भी और अंकुर जी में
विद्वेष पैदा करने का, कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास किया, पर हम दोनों में हो नहीं सकता क्योंकि हम दोनों हर बात शेयर करते हैं। और पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, साजिश रचा, जो ज्योतिष के नाम पे उसको बाहर किया गया। सुधांशु त्रिवेदी का वो दोस्त निकला भाजपा वाला। उसके बाद एक जो दक्षिण का था, वो हरे कृष्ण नाम था, वो मोदी सरकार की एक ताकतवर मंत्री का भाई निकला। वो उसने तो मेरे मर्डर की सुपारी दे दी। वो आप ये देख, इस पार्टी में आके हम लोगों को क्या झेलना पड़ता है, आप लोगों को क्या पता, मर्डर की सुपारी दे दी, इसको मार दो तो पार्टी खत्म। अरे भैया, हमको मतलब पार्टी में इतने लोग हैं, कोई मैं अकेला तो हूं नहीं, पर उसको मर्डर की सुपारी दे दी उसने। खूब गाली गलौज किया, पार्टी अध्यक्ष अंकुर जी के नाम पे अनाप शनाप वो किया, फिर उसको निकाला गया। फिर एक आपको वो किया गया। उसके बाद हार्दिक, आपको ध्यान होगा, हार्दिक ने आते ही सबसे पहले 60, हमको कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए, 60,000 का कैमरा हमने उसको खरीद के दिया। पार्टी में फंड नहीं है लेकिन कैमरा चाहिए, ये वो कैमरा गायब कर दिया उसने, पार्टी को आज तक नहीं लौटाया। मांगते रह गए, कैमरा नहीं लौटाया हमें। उसके बाद कहा हम एम्प्लॉय भर्ती करेंगे, 60,000, 75,000, 80,000। मैंने कहा क्या चीज का एम्प्लॉय इतना भर्ती करोगे? तो वीडियो एडिटिंग, मैंने कहा मेरा वीडियो एडिटर काम कर दे, हम इंडिया स्पीक्स के डेली के वीडियो एडिटर से काम हम फ्री में करा हो जा रहा है मेरा। वो बेचारा मिंटू काम करता रहता इंडिया स्पीक्स के अलावा। कमल जी देखो डॉक्यूमेंट्री। मैंने कहा अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग खुद का मेहनत करेंगे। तो नहीं, हम अब वो जो है हम तो रिक्रूटमेंट हमको चाहिए, हमको साइनिंग अथॉरिटी चाहिए ताकि इतना पैसा वो कर सके। मैंने कहा भैया सुनो, तुम गलत फहमी में आ गए हो, इस पार्टी के पास इतना फंड नहीं है कि यहाँ अय्याशी करने के लिए। 60,000 का तुम्हें कैमरा दिया, उसका हिसाब दो। आज तक हिसाब नहीं दिया, कैमरा गायब, कैमरा आज तक हमने देखे भी नहीं। 60,000 का पहला चुना हमें लगाया हार्दिक ने। उसके बाद आपको इसका था नरेंद्र स्वामी, जो राजस्थान का, वो ऐसा था हमने कि जब मैंने भागवत के विरुद्ध मोहन भागवत के विरुद्ध मैंने मामला दर्ज कराया, तो बीकानेर में इसने मेरा प्रोग्राम करवा रखा था, मेरा प्रोग्राम इसने कैंसिल कर दिया और दूसरा बहाना लेके, इतना बड़ा संगी, फिर भी इस पे विश्वास करके हम सबने पार्टी में रखा। वो अनाप शनाप करता हुआ पकड़ा गया, जो है गाली गलौज करता हुआ, और पूरे बैठक बुलाए, बैठक में ना आए, पार्टी को कहे कि हमको पैसा दो तब हम काम करेंगे। मैंने कहा ये कहां हो रहा है भाई, पार्टी में कोई लॉटरी लग गई है जो पैसा दो, तुमको सबको पैसा दो। फिर वो भागा। उसके बाद वो मैं तमिलनाडु वाला कह रहा था, उसने तो सुपारी ही दे दी थी अनाप शनाप। उसके बाद वो भागा। और आगे ये प्रक्रिया, आप लोगों को घबराना नहीं है सनातनियों, आगे ये प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि काल नेमियों को मारे बिना हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने नहीं जा सकते थे। काल नेमी रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है, जब तक काल नेमियों का सर्वनाश नहीं करेंगे तब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पहाड़ पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए यह प्रक्रिया चलेगी, आप लोग जरा भी मत घबराना, विश्वास करना। आपके विश्वास, अंकुर शर्मा जी रोशनी एक्ट जैसा कोई एक कानून निरस्त करा के कोई वकील दिखा दे, वो रिकॉर्ड है उनका। जम्मू कश्मीर में मुसलमान का अल्पसंख्यक राइट खत्म कराया, वो रिकॉर्ड है उनका, वो कहीं से डाइल्यूट नहीं होंगे। मेरा रिकॉर्ड आप जानते हो, ट्रैक रिकॉर्ड, कि मैं जब तक हूं पार्टी में, मैं पार्टी में पत्रकार हूं, लॉन्ग टर्म में कब तक हूं, लेकिन जब तक हूं तब तक आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हो, ना मैं दाएं ना बाएं, मैं सीधे सनातन की बात करता हूं। सत्ता सुख भोगना होता तो मैं भाजपा में भोगता, मुझे तो किसी को तो नहीं, मुझे तो पद दिया हुआ था, विधायकी की टिकट, राज्यसभा, वो सब छोड़ के आओ, क्योंकि मेरा ये सब लक्ष्य वही नहीं है लक्ष्य। मैं तो, मुझे तो धर्म पे प्रवचन देने का लक्ष्य मेरा है, मैं किताबें लिखता हूं, पढ़ता हूं, मेरा जीवन का यही लक्ष्य है। ये अंकुर शर्मा जी ने एक जबरदस्ती एक जिम्मेदारी दी कि आपको लेना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, भगवान कृष्ण का आदेश है कि अर्जुन के लिए था, भाग नहीं सकता, वो तो संन्यास लेना चाहता था, वो लेने नहीं दिए। तो मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूं, और जब तक निभा रहा हूं एक भी काल भी नहीं बच पाएगा, चाहे वो मेरे पे जो आरोप लगाना चाहता हो, जो कहना चाहता हो, जितना निकृष्टतम कहना चाहता हो काले, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गाली प्रूफ इंसान हूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं, मेरी फैमिली मुझे जानती है।
तो ये बाबा इतना बड़ा साजिश करता था, ये भी और हरकत करेगा, लेकिन इसके नट बोल्ट खोलने का एक और कारण था। दो कारण थे। कारण नंबर एक कि जो भी एकम पे हमला करेगा वो अपनी औकात देख ले कि मैं या एकम की टीम उसका क्या हाल करेंगे। हम उसको पाताल लोक तक उसका पीछा करेंगे और हम उसको उसके खील पीच बाहर निकाल देंगे। आप लोगों ने अभी तो नहीं देखा, अब सिर्फ बाबा, इससे पहले आपने गटर के पिस्टू को देखा था, उसका पूरा चार्जशीट निकाल के ले आए, महिला यौन शोषण का मामला निकाल के ले आए, ट्रस्ट में हेराफेरी का ले आए, और आपने देखा कि अनाथ बच्चों का पैसा खाने का ले आए, वो आपने देखा ही। एक था वो वहां का उत्तराखंड का, वो कैसे हलाल मनी जो है पूरे मतलब हिंदू बनके और मुसलमानों के उत्तराखंड सरकार में सलाहकार बनकर वो व्यक्ति जो आईटी से लिया है, वो वहां पे हलाल मीट शॉप खुलवाता था, मुसलमानों के बिजनेस सेटअप कराता था, उसकी कमीशन लेता था, वो भी हमने आपको बताया। तो जो भी हमला करेगा वो समझ ले कि मैं बाई नेचर पत्रकार हूं। ये पार्टी नेतागिरी मेरे दिमाग में कम आती है। बाई नेचर पत्रकार हूं, मैं पाताल तक पीछा करूंगा उसका, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तय बात है। तो पहला नेचर मेरा ये है, क्योंकि यही मेरी ट्रेनिंग है पत्रकारिता की, उसको फॉलो अप बोलते हैं पत्रकारिता, फॉलो अप। मैं लास्ट तक फॉलो अप करता था अपने रिपोर्ट का, तो जो मेरे पे हमला करेगा उसका भी मैं लास्ट तक फॉलो अप करूंगा। एक बात है। दूसरी बात है कि आप लोगों को पता चले कि संघ किस तरह से एक नई पार्टी से घबराया हुआ है, डरा हुआ है, कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने भेड़ बकरियों को हमारे पीछे लगा दिया है। भेड़ बकरी हमारे यहां भर्ती हुई, भेड़ बकरियां आती जा रही है, लेकिन उसके प्रोसेस को हम बहुत अब जांच रहे हैं, और आगे कई और सर्जिकल स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को हिम्मत नहीं खोना है, क्योंकि इनके सफाई किए बिना हम अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पार्टी में जितने संगी आए हैं, भैया हाथ जोड़ता हूं, अपने अपने रूप दिखा दो और विदा हो जाओ, इससे पहले कि हमें काम करना पड़े। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा अपने जाके संगठन में करो। नीचे के जितने भी लोग थे कर्मचारी और ये, उन लोगों का, उसमें कई लोग हैं संघ में, ऐसा नहीं, दो तीन हमारे एक हैं संघ से ही है, राजेश जी, दिल्ली टीम से हैं, दिल्ली दक्षिणी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो बहुत मेहनती हैं, वो जाके अभी छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। तो कुछ बहुत अच्छे भी हमें मिले हैं और कुछ बहुत बेकार मिले हैं, जिसमें ये आप इन सब के नाम देख ही रहे हो जिनको हटाया। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। इसी प्रोसेस में ये सारे जो आरोप तारोप हेन टेन चल रहे हैं, उसका ये जवाब देने में एक बात क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ गेरुआ वस्त्रधारी बाबाओं का इस्तेमाल लैंड लूटने, वन लूटने, तीर्थ क्षेत्रों को बर्बाद करने, संस्थाओं को बर्बाद करने, सनातन का जो जो काम कर रहा हूं सबको बर्बाद करने के लिए करती रही है। अब काशी में आखिरी बात करके खत्म करता हूं। काशी में जब ये जो मंदिर तुड़वाए गए, ये योजना 98-99 से सारी सरकार आई, कांग्रेस सपा बसपा, किसी ने भी मंदिर नहीं तुड़वाए। उस दौर में मंदिर जो काशी में भवानी मंदिर और देख रहे हो, इन सबको खरीदा गया प्राइवेट मंदिरों को, और उस खरीद के सीधा किया गया, तोड़ा नहीं गया। ये योजना 98-99 की है। तो काशी में स्वीकृति लेने के लिए काशी विद्वत परिषद का इस्तेमाल किया गया, काशी को तोड़ने के लिए और पैसे के लिए। कैसे? इसीलिए धर्मद्रोही हो गए हैं सब। और काशी विद्वत परिषद के एक पदाधिकारी को पद्म पुरस्कार दिया गया और एक पदाधिकारी को बीएचयू में नौकरी दी गई, प्रोफेसरी कराई गई। काशी विद्वत परिषद का इस्तेमाल किया गया। इसलिए ये भाजपा संघी कालनेमी धर्म को खत्म करने के लिए गेरुआ वस्त्रधारी धार्मिक विद्वान साधु संत इनका ही इस्तेमाल करेंगे। ये आधुनिक कालनेमी है, ये और ज्यादा क्लियर होता जा रहा है।